हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8 साइंस का सेकंड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आप वो वीडियो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दी है। पार्ट 1 में हमने कंबशन के बारे में देखा था कि कंबशन क्या होता है, कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है फ्रॉम द टॉपिक फ्लेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। जब हम घर में एलपीजी सिलेंडर से जब गैस जलाते हैं तो उसकी फ्लेम का कलर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि वो ब्लूइश कलर की होती है फ्लेम। अगर आप कैंडल बर्न करते हो तो उसकी जो फ्लेम है उसका कलर डिफरेंट होता है ना। जैसे यहाँ पे कैंडल की जो फ्लेम है वो येलो कलर की है, जो गैस स्टोव का फ्लेम का जो कलर है वो ब्लू कलर का है ना। इसी तरीके से बंसन बर्नर का कलर जो है, देखिए फ्लेम का किस तरीके का है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हम इक्विपमेंट्स चलाते हैं उनकी फ्लेम्स जो है वो अलग अलग कलर की होती हैं, डिपेंडिंग कि उनमें कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इससे पहले एक्टिविटी 6.5 देखिए। होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame। देखिए फिगर में मेंशन है, एक कैंडल लेनी, नॉन फ्लिकरिंग फ्लेम मतलब कि जो स्टेडी जल रही हो, फ्लेम जिसकी एकदम सीधी जल रही हो, वहाँ पे किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो, ऐसी फ्लेम के जो डार्क जोन वाले एरिया में। डार्क जोन वो एरिया होता है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, जहाँ पे कैंडल की जो बत्ती होती है, विक जहाँ पर के होती है, उस एरिया को कहते हैं डार्क जोन। इस एरिया को डार्क जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन होता है, इस वजह से इस एरिया को हम डार्क जोन बोलते हैं। तो जब ग्लास की एक ट्यूब आप इस डार्क जोन के पास लेकर के आते हैं फॉर सम टाइम, एंड देन आफ्टर दैट जो अदर एंड ऑफ द ट्यूब है, इसके पास अगर आप एक मैच स्टिक लेकर के जाएंगे तो दूसरा एंड भी ट्यूब का आग पकड़ लेगा। क्यों ऐसा होता है कि वैक्स का जो कुछ पोर्शन वेपराइज होके दूसरे एंड पर आता है, तो वो पोर्शन होने की वजह से यहाँ पर भी आग लग जाती है। तो इसी तरीके से जैसे वैक्स हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस जब जलते हैं तो ये वेपराइज होते हैं। वेपराइज होने की वजह से ये फ्लेम देते हैं। These rise through the wick and are vaporized during burning and form flames। ठीक है, तो ये रीज़न है कि केरोसिन ऑयल को जब हम बर्न करते हैं, जैसे कि लैम्प जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, हमेशा फ्लेम एक लॉ निकलती है। जबकि चारकोल को जब आप बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का वेपराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी वेपर्स नहीं बनते हैं, इस वजह से वहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide a luminous zone of the flame। देखिए फ्लेम के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज नॉन ल्यूमिनस, नंबर 2 इज ल्यूमिनस एंड द थर्ड वन इज डार्क जोन। तो ये 3 जोन होते हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, ठीक है, बिल्कुल बाहरी हिस्सा होता है, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। जो मिडिल पार्ट होता है फ्लेम का उसको कहते हैं ल्यूमिनस, और जो सबसे निचला पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है जहाँ पे बत्ती होती है बिल्कुल, वहाँ उस पार्ट को कहते हैं डार्क जोन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ल्यूमिनस जोन की। ल्यूमिनस मतलब द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्लास की प्लेट या फिर स्लाइड आपको इस फ्लेम के पास लेकर के जाना है। कहाँ पर, द मिडल पार्ट ऑफ द फ्लेम के बीच वाले पार्ट पे। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए आपको केयरफुली इस स्लाइड को होल्ड करके रखना। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड। तो ग्लास की प्लेट पे ब्लैक कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, काले रंग का एक घेरा टाइप का बन जाएगा, ब्लैक कलर का। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम के पास क्या होता है, कुछ कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, अनबर्न्ड, जो कि पूरी तरीके से जले नहीं होते हैं। तो जब आप ग्लास की स्लाइड को फ्लेम के बीच में लेकर के जाते हैं तो ये कार्बन पार्टिकल्स वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, उस ग्लास स्लाइड पर इकट्ठे होने लगते हैं। इस वजह से वहाँ पे ब्लैक कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है।
Now hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of the flame for about 30 seconds. Non-luminous zone की बात हो रही है, मतलब the outermost part of the flame. यहाँ पर क्या करना है, वायर का एक एंड आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखना है और होल्ड करके रखना है. What do you observe? The wire will get red hot. ठीक है, जो वायर है वो किस तरीके का बन जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा वो रेडिश कलर का हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? क्या ये इस बात को दर्शाता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का, यानी जो आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का, वो वहाँ पर टेम्परेचर क्या ज़्यादा होता है? इनफैक्ट दिस द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट. फ्लेम का जो सबसे हॉट पार्ट होता है, सबसे गर्म वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, वो पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. तो अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम का एक डायग्राम मेंशन है. देखिए फ्लेम जल रही है, यहाँ पे जो बिल्कुल बाहरी हिस्सा है जो हल्का सा ब्लूइश कलर का दिखता है फ्लेम का, वो होता है आउटर जोन ऑफ द फ्लेम. ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन. ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. देन मिडिल वाला जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम, जहाँ पे पूरी तरीके से कंबशन नहीं हुआ है, इसी वजह से वहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स कुछ कुछ अनबर्नड हैं. यही रीज़न है कि यहाँ पे जो फ्लेम का कलर होता है वो येलो कलर होता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन. ये मॉडरेटली हॉट होता है. ठीक है, ठीक ठीक हॉट होता है यहाँ पर. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द अनबर्न, जहाँ पे बिल्कुल अनबर्नड वैक्स पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ उस वाले हिस्से को हम कहते हैं इनर मोस्ट जोन या फिर डार्क जोन. क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, इसी वजह से वहाँ पे वैक्स पूरी तरह से जलता नहीं है, इसीलिए अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पर वो काला सा दिखता है. और ये लीस्ट हॉट होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से कंबशन होता नहीं है, तो इस वजह से ये जो एरिया है ये लीस्ट हॉट होता है. अब बात करते हैं फ्यूल की. व्हाट इज़ अ फ्यूल? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene. Sources of heat energy जो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, घरों में इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन. These substances are called fuels. ये सभी substances हम क्या कहते हैं? इनको fuels कहते हैं. A good fuel is one which is readily available. एक अच्छा fuel क्या होता है? जो कि बहुत आसानी से मिल जाए, अवेलेबल हो, सस्ता हो. इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट. ये एयर के प्रेजेंस में बहुत आराम से जल जाए और मॉडरेटली जले. ऐसा नहीं है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही सडनली बर्न होने लगे, तो वो एक अच्छे फ्यूल की निशानी नहीं है, वो एक डेंजरस फ्यूल हो गया. तो इस वजह से एक अच्छा फ्यूल ये होता है जो मॉडरेट रेट में जले. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. हीट जो प्रोड्यूस करता है फ्यूल, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे. इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस. और जलने के बाद कुछ हिस्सा जो बच जाता है वो कम से कम बचे, मीन्स रेसिड्यू बहुत कम से कम बचे. देयर इज़ नो फ्यूल, प्रॉब्ली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. तो कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसको हम एक आइडियल फ्यूल कह सकें. रीज़न उसका ये है कि कुछ ना कुछ रेसिड्यू बच जाता है, कोई हीट कम प्रोड्यूस करता है, कोई बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता है. तो इन सब कारणों से किसी भी फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते हैं. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. तो हमें किस तरीके का यूज़ है, अपने यूज़ के हिसाब से हमें फ्यूल का चुनाव करना चाहिए, फ्यूल डिसाइड करना चाहिए जो कम से कम हमें रेट पे अवेलेबल हो और जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे. फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मीन्स कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, कितना जलने पे कितनी हीट प्रोड्यूस करता है एक फ्यूल, ये बताता है कि उस फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है. सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग अ काउ डंग, कोल एंड LPG एज फ्यूल. तो अगर आपको वाटर बॉयल करने के लिए दिया जाए, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको 3 फ्यूल्स के ऊपर गर्म करना हो. एक तो हो गया काऊ डंग के बने उपले, एक हो गया कोयला, और द थर्ड वन इज़ LPG.
विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, तो कौन सा फ्यूल आप प्रेफर करेंगे। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या ये सभी फ्यूल सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो एलपीजी गैस है वो इनमें से सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, साथ ही उसमें रेसिड्यू नहीं बचता है, तो इस वजह से हम एलपीजी को कंसिडर करेंगे। आज की डेट में तो एलपीजी को ही कंसिडर किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, 1 किलो फ्यूल जलने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ये होता है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी फ्यूल उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, 1 किलो। 1 kg ऑफ फ्यूल जलने पे कितनी हीट मिल रही है, वो अमाउंट ऑफ हीट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को, जो कैलोरीफिक वैल्यू निकल के आती है, इसको हम किस यूनिट में दिखाते हैं, किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, पर केजी मीन्स 1 kg में कितने किलो जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्यूल, ये इसकी यूनिट हो गई। तो अब जैसे यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स गिवन है, हम बात कर रहे थे काऊ डंग की, 3 जो फ्यूल्स हमें गिवन थे, एक काऊ डंग गिवन था, एक कोल गिवन था और तीसरा क्या गिवन था, एलपीजी। तो काऊ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू देखिए 6000 से 8000, मतलब 1 किलो काऊ डंग केक जब आप बर्न करेंगे तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 6000 to 8000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगी। कोल की अगर बात करें तो 1 kg ऑफ कोल बर्न होने पे 25,000 to 33,000 किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। एलपीजी की अगर हम बात करें तो 1 kg ऑफ एलपीजी बर्न होने पे 55,000 किलो जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि जो एलपीजी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद काऊ डंग केक एंड कोल। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल्स को बर्न करने पे कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, जैसे कि कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जितने भी फ्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन कंटेंट होता है, वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। जब इनको जलाया जाता है तो ये कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं। अनबर्न्ड मतलब जो जलते नहीं है कार्बन पार्टिकल्स, वो हवा में रिलीज़ करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि हवा में मिक्स हो जाते हैं, तो ये जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे बॉडी में भी चले जाते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं। ये कार्बन पार्टिकल्स एक डेंजरस पॉल्यूटेंट्स की तरह होते हैं, जो कैसे डिजीजेस क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट करते हैं लाइक एस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। ये कार्बन फ्यूल्स जो होते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में कभी भी कोयले को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर जाएगी और वो अगर कहीं निकल नहीं पाएगी तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एनवायरनमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है जब कार्बन फ्यूल्स जलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, विच लीड्स टू द राइज ऑफ सी लेवल। इससे क्या हो रहा है, जब मेल्ट हो के वो सारे ग्लेशियर्स कहाँ जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं, तो सी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से फ्लड्स आ रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में। लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कई सारे लो लाइंग जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वो सारे पानी के अंदर तो डूब ही गए हैं। इतना ज़्यादा पानी सी से आ गया है, समुद्र से इतना ज़्यादा पानी आ गया है कोस्टल एरियाज़ में कि कई सारे कोस्टल एरियाज़ डूब भी गए हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल, डीजल, ये सारे जो फ्यूल्स हैं इनको बर्न करने पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ये सारे क्या हैं, हार्मफुल गैसेस हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन रेन वाटर, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये सारे ऑक्साइड्स ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ऐसी बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। क्यों? क्योंकि ये सारे केमिकल्स भी बारिश के साथ मिक्स होके हमारी ज़मीन पे आते हैं। तो ये एसिड रेन से क्या नुकसान होता है? इट इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, है ना, फसलों के लिए ये बहुत हार्मफुल होते हैं, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए, सबके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG। तो इसीलिए आजकल डीजल पेट्रोल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जा रहा है किससे? CNG से। CNG इज compressed natural gas। ठीक है, compressed natural gas एक क्लीनर फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज करती। तो अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने फिनिश कर लिया है। पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।